नमस्कार, मैं विलास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका प्लस प्रमेश इलिप पर और आप देख रहे हैं आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद के भारत के 4 अध्याय देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इन चारों अध्यायों को एक एक कर आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट अध्याय 5, जिसमें प्रमुख है आपातकाल। आपातकाल को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपातकाल को स्वतंत्रता के पश्चात भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना गया है। इसी में सबसे पहले देखते हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि, जिसमें है आर्थिक मुद्दे, मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति की कमी जैसे कारकों के सम्मिलित प्रभाव ने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न किए। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत द्वारा किए गए समर्थन का भौतिक रूप से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर प्रभाव भी पड़ा। इन भंडारों में कमी आई और बहुत से संसाधनों की दिशा बदलकर उन्हें रक्षा के क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। 1972 और 1973 में मानसून की निरंतर विफलता ने भारत में खाद्यान्न उपलब्धता को बहुत ही प्रभावित किया तथा यह व्यापक रूप से मूल्यों में वृद्धि का कारण बना। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण औद्योगिक अशांति उत्पन्न हुई। इस दौरान देश के विभिन्न भागों में हड़तालें हुई, जिनका सर्वाधिक व्यापक स्तर 1974 की देशव्यापी रेलवे हड़ताल में देखा जा सकता है, जिसमें कि न्यायपालिका के साथ संघर्ष महत्वपूर्ण है। आइए एक नजर डालते हैं इस पर। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया, जिसने संसद को नीति निर्देश तत्वों को प्रभावित बनाने वाले विधायन के मामले में मौलिक अधिकारों में कटौती करने की शक्ति प्रदान की। आगे चलकर केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। केशवानंद बाद में शीर्ष न्यायालय के निर्णय से रुष्ट केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा को ही बदल दिया। 1973 में सरकार ने 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लोकसभा में इंदिरा गांधी के चुनाव की वैधता पर समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में निर्णय दिया तथा सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस आदेश को आंशिक रूप से स्थगित किया और श्रीमती गांधी को सांसद रहने की अनुमति दी, किंतु साथ ही यह आदेश भी दिया कि वह सांसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। आपातकाल का आरोपण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय की राय और पहले के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित किए जाने के कारण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों ने नैतिक आधार पर इंदिरा गांधी से त्यागपत्र देने की मांग की, किंतु इंदिरा गांधी ने इन मांगों का विरोध किया और प्रतिक्रिया स्वरूप 26 जून 1975 को सिर्फ आंतरिक अशांति की खतरे के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी गई। एक बार आपातकाल घोषित हो जाने के बाद शक्तियों का संघीय वितरण निलंबित रहता है और सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो जाती है और इस अवधि के दौरान मूल अधिकार न्यून हो जाते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए तथा विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उसके कुछ प्रभाव भी हुए। आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। सरकार ने प्रेस सेंसरशिप के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। विरोध हड़ताल और सार्वजनिक आंदोलनों की अनुमति बंद कर दी गई। यहाँ तक कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को बहाल करने के लिए न्यायालय की शरण में जाने के मूल अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी निलंबित कर दिया गया था। सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने की आशंका में आरएसएस व जमात ए इस्लामी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने निवारक निरोध के प्रावधान का दुरुपयोग किया तथा विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान
ऐसी कठोर परिस्थितियों के कारण पद्मश्री और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित लोगों ने लोकतंत्र के निलंबन के विरोध में इन पुरस्कारों को वापस कर दिया। आपातकाल के दौरान ही पुलिस अभिरक्षा में यातनाएं दी गई और मौतें भी हुई। गरीबों का मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया गया तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इस आपातकाल से हमें कुछ सबक भी मिला। आइए जानते हैं। आपातकाल की अवधि के दौरान शक्ति के दुरुपयोग के कारण यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के कदम कानून और लोकतांत्रिक संस्थानों के शासन को कमजोर करते हैं। इसलिए आपातकाल के बाद राजनीतिक सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकालिक घोषणा दोबारा नहीं की जाएगी। तब 18 जनवरी 1977 को श्रीमती गांधी ने मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर आपातकाल को समाप्त कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर मतदाताओं का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति सकारात्मक या उदार नहीं था और परिणाम स्वरूप चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी को भी अपने चुनाव क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भारत में शीघ्र ही परिस्थितियां सामान्य हो गई। कई पर्यवेक्षकों ने इस अवधि के दौरान अनेक दुर्बलताओं और शक्ति को उभरते देखा। आइए इसी कड़ी में जानते हैं जेपी आंदोलन को। आधुनिक भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को आम लोगों के समक्ष बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों के बीच भारत में सार्वजनिक जीवन और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रत्युत्तर में देखा जाता है। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने अनाज, खाना पकाने के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रबल विरोध किया। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ा, इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हो गए। पुलिस प्रशासन ने अत्यधिक बल, अंधाधुंध गिरफ्तारी और लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया। बाद में केंद्र सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया और नए चुनाव की घोषणा की। लेकिन वहीं पर गुजरात के छात्र आंदोलन के प्रयासों और सफलता से प्रेरित होकर मार्च 1974 में छात्रों ने बिहार में इसी तरह का आंदोलन आरंभ किया था। जयप्रकाश नारायण ने अपना राजनीतिक संन्यास त्याग कर इन छात्रों को सही नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सत्तावादी आचरण से लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेपी आंदोलन के दौरान लोगों ने संपूर्ण राज्य में समांतर कारकों की स्थापना की तथा करों का भुगतान नहीं किया। जेपी आंदोलन को छात्रों, मध्य वर्ग, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग से व्यापक समर्थन प्राप्त भी हुआ। जेपी आंदोलन को लगभग सभी गैर वाम दलों का समर्थन भी मिला। हालांकि 1974 के अंत तक आंदोलन की संगठनात्मक संरचनाओं के अभाव के कारण जेपी आंदोलन मंद पड़ गया। इसमें शामिल अधिकांश छात्रों ने अपनी कक्षाएं पुनः आरंभ कर दी। इसके साथ ही यह आंदोलन गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में ग्रामीण और शहरी गरीबों को आकर्षित करने में विफल रहा था। तथापि जेपी के नेतृत्व ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व को प्रदान कर इस आंदोलन की साख में वृद्धि की। उसके बाद इस आंदोलन ने जनता पार्टी के रूप में संयुक्त मोर्चा बनाने और विपक्षी दलों को लामबंद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इसी में जानते हैं नक्सली आंदोलन और माओवादी विद्रोह को। लेकिन इसके पहले इसमें प्रमुख गौरिल्ला युद्ध की रणनीति को जानते हैं। गौरिल्ला या गेरिला शब्द जो छापामार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, स्पेनिश भाषा का है। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ लघु युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। वास्तविक युद्ध अतिरिक्त छापामार अंतर्ध्वज का कार्य और शत्रु दल में आतंक फैलाने का कार्य भी करते हैं। छापामारों को पहचानना कठिन है, इनकी कोई वेशभूषा नहीं होती। दिन के समय ये साधारण नागरिकों की भांति रहते हैं और रात को छिपकर आतंक फैलाते हैं। छापामार सैनिकों के सिद्धांत होते हैं कि मारो और भाग जाओ। ये सहसा आक्रमण करते हैं, अदृश्य हो जाते हैं और थोड़ी दूर पर ही प्रकट भी हो जाते हैं। वे अपने पास बहुत ही कम सामान रखते हैं, इसके लिए कोई नियंत्रणकर्ता भी नहीं रहता, अतः इनकी क्रियाशीलता में बाधा नहीं पड़ती। छापामार सेना साधारणतः अपने से बलवान सेना सहसा आक्रमण करके अपनी रक्षा कर लेती है। वे अपनी सुरक्षा के लिए सूचना देने वाले की व्यवस्था भी रखते हैं। छापामार युद्ध का उद्देश्य है कि शत्रु की नियमित सेना का प्रभाव घटाना। इस उद्देश्य की अच्छे ढंग से पूर्ति करने के लिए ये शत्रु के पीछे कार्य करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर
किए जाने वाले नियमित सेना के कार्यों में भी सहायता प्रदान करते हैं। छापामार का लक्ष्य सैनिक ही नहीं रहते, बल्कि वे रेल यातायात, रसद, पुल और इसी के अन्य साधनों को भी क्षति पहुंचाते हैं, जो शत्रुओं के नियमित सेना के कार्यों में बाधा डाल सके। छापामार युद्ध के लिए 3 प्रमुख वस्तुएं हैं, जिसमें पहली छापामार के कार्य के लिए उपयुक्त भूभाग, दूसरी राजनीतिक अवस्था और तीसरी वस्तु है राष्ट्रीय परिस्थितियां। इस प्रकार के कार्य के लिए सबसे अति उपयुक्त पहाड़ी भूमि भी होती है, जिसमें जंगल हो अथवा ऐसा ही भूखंड हो जंगलों और दलदलों से भरा हो। आइए अब समझते हैं नक्सली आंदोलन और माओवादी विद्रोह। मार्च 1967 में पहली गैर कांग्रेसी यूनाइटेड फ्रंट यूएफ की सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। इस सरकार में सीपीआई, सीपीएम और बांग्ला कांग्रेस, जो कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टी, शामिल थे। इस नई सरकार ने भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का फैसला किया। तत्कालीन भू राजस्व मंत्री हरिकृष्ण कोनार ने अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के मध्य त्वरित वितरण करने और बटाईदारों की बेदखली समाप्त करने कार्यक्रम की घोषणा की, किंतु यह प्रक्रिया धीमी और समय साध्य थी, क्योंकि अधिशेष भूमि के वितरण का मुद्दा न्यायालय में पहुंच गया था और विचारण की प्रक्रिया में था। इसलिए दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी इलाके के स्थानीय नेता चारू मजूमदार ने तर्क दिया कि भारत में लोकतंत्र और भूमि के वितरण की यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक ढकोसला है और साथ ही क्रांति के लिए एक दीर्घावधिक गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाने का निर्णय लिया गया। मजूमदार के नेतृत्व में इस नक्सली आंदोलन ने समृद्ध भूमि मालिकों से जमीन छीनने और गरीबों और भूमिहीनों के बीच वितरित करने के लिए बल का प्रयोग किया। इसके समर्थकों ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों के उपयोग का समर्थन किया। प्रारंभ में यूएफ सरकार द्वारा समझौते के लिए एक मंत्रिमंडल मिशन भेजा गया, किंतु यह मिशन विफल रहा और वार्ता के बाद दिए गए समाधान को चारू मजूमदार ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः सरकारी दमन की नीति का प्रभाव पड़ा और जुलाई 1967 तक अधिकांश नेताओं के जेल जाने के साथ ही यह किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। नक्सली खतरे को नियंत्रित करने के लिए बाद की सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद इसी तरह के आंदोलनों ने अन्य क्षेत्रों तथा आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में जड़ें जमा ली। यहाँ माओ से तुंग के विचारों से प्रेरित क्रांतिकारियों ने राज्य के साथ आत्मघाती संघर्ष में जनजातियों के समूह का नेतृत्व किया। नक्सलबाड़ी की तरह यहाँ भी असंतुष्ट सीपीएम नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष और गोरिल्ला युद्ध की राह पकड़ ली। नवंबर 1967 में आरंभ हुआ यह आंदोलन नवंबर 1968 से फरवरी 1969 के मध्य और तीव्र हो गया। अप्रैल 1969 में चरम वामपंथी कार्यकर्ताओं की एक नई पार्टी सीपीएमएल के गठन के साथ ही यह आंदोलन सामूहिक संघर्ष से गुरिल्ला कार्यवाही और व्यक्तिगत हत्याओं की ओर मुड़ गया। अंततः पुलिस कार्यवाही के कारण यह आंदोलन मंद पड़ गया। 1971 तक आंदोलन को पुनर्जीवित करने के कुछ माओवादी गुटों द्वारा कमजोर प्रयास भी किए गए, किंतु 1975 तक इन प्रयासों का अंत हो गया। हालांकि इसके बाद भी देश के दूरस्थ क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पिछड़े और गरीब क्षेत्र, जहां अधिकांशतः जनजाति या निम्न जाति के किसान और कृषि मजदूर रहते हैं, उनमें माओवादियों के समूह मौजूद थे। कालांतर में 2000 के दशक के आरंभ में कई अलग अलग समूह एकीकृत तथा सीपीआई माओवादी बनाने के लिए साथ आ गए, जिससे भारत के कुछ क्षेत्रों में गंभीर आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न हुए। आइए इसी में जानते हैं सांप्रदायिकता को। सांप्रदायिकता की समस्या तब आरंभ होती है जब किसी धर्म को राष्ट्रीय एकता और पहचान के आधार के रूप में देखा जाता है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब किसी धर्म को विशिष्ट पक्षतापूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है तथा किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में होती है, जो नियमित रूप से धार्मिक सुरक्षा, धार्मिक पूर्वाग्रहों, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और अन्य धर्मों की तुलना में किसी धर्म विशेष की श्रेष्ठता में विश्वास को शामिल करती है। इसके साथ ही धार्मिक आधारों पर राजनीतिक आंदोलन सांप्रदायिकता का एक और बहुधा दिखने वाला रूप है। इसमें पवित्र प्रतीकों और धार्मिक नेताओं की भावनात्मक अपील और भय का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी अन्य धार्मिक समुदाय के विरुद्ध उस धर्म के लोगों को एकजुट किया जा सके। कभी कभी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार के विभत्स रूपों में हमारे सामने आ जाती है। सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों में से एक थी।
राष्ट्र के संस्थापक एक धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते थे, इसलिए उन्होंने सख्ती से स्वयं को भारत के आधिकारिक धर्म की घोषणा करने से रोका और विभिन्न धर्मों के सभी अनुयायियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की। देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्वतंत्रता और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बावजूद अनेक सांप्रदायिक दंगों का साक्षी रहा, जो अत्यंत क्रूर और भयानक थे। यहाँ सांप्रदायिक राजनीति की कुख्यात घटनाओं पर चर्चा आवश्यक हो जाती है, जिसमें पहला है अयोध्या विवाद। मुगल सम्राट बाबर के सेनापति और बाकी ताशकंदी द्वारा निर्मित अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर कई दशकों से विवाद चल रहा था। कुछ हिंदुओं का मानना था कि यह मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई है। यह विवाद न्यायालय पहुंचा और इसके न्यायालय में होने के कारण 1940 के अंत में मस्जिद बंद कर दी गई। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद परिसर, जिसे हिंदू मंदिर मानते थे, उसे खोल दिया जाए ताकि हिंदू मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर सके। दरवाजों को खोलने के तुरंत बाद दोनों पक्षों की ओर से सांप्रदायिक आधारों पर आंदोलन आरंभ हो गए। धीरे धीरे स्थानीय मुद्दे ने राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले लिया और सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हुई। दिसंबर 1992 में कार सेवा भक्तों द्वारा राम मंदिर बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा के नाम पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि जैसे हिंदू दक्षिणपंथी गुटों के कई कार सेवक अयोध्या पहुंचे। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवादित स्थल पर कोई खतरा नहीं है, किंतु हजारों लोगों ने वहां पहुंचकर 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया। देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें अनेक लोग मारे गए। तब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था और मस्जिद ध्वस्त किए जाने की परिस्थितियों से संबंधित जांच के लिए लिब्राहन आयोग की नियुक्ति की गई थी। आइए इसी में जानते हैं सिख विरोधी दंगे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए भारतीय आपातकाल के दौरान स्वायत्त सरकार के लिए चुनाव प्रचार के लिए हजारों सिखों को कैद कर लिया गया था। इस छुटपुट हिंसा के चलते एक सशस्त्र सिख अलगाववादी समूह को भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संस्था के रूप में नामित कर दिया गया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पे कब्जा करने का आदेश दिया और सभी विद्रोहियों को खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर हथियारबंद सिख अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था। भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा बाद में पंजाब के ग्रामीण इलाकों से अलगाववादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। इन दंगों का मुख्य कारण स्वर्ण मंदिर पर सिखों का घेराव करना था। पाकिस्तान के गुप्त समर्थन में कुछ सिख आतंकवादियों की मांग एक अलग देश बनाने की थी, जहां केवल सिख रहेंगे, परंतु कांग्रेस सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आतंकवादी सिख कई चेतावनियों के बाद भी मंदिर को नहीं छोड़ रहे थे। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर सिखों को हटाने के लिए मिलिट्री की सहायता ली। वहां हुई मुठभेड़ में बहुत से सिख मारे गए। यह देखकर इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षक, जो कि सिख थे, उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं सिख दंगों के दौरान दिल्ली सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। केंद्र सरकार ने दोषी लोगों के संबंध में पूछताछ करने और साजिशकर्ताओं का पता लगाने हेतु अनेक आयोग गठित किए, किंतु इस तरह के आयोगों से कोई ठोस निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। आइए इसी में जानते हैं गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों को। 2002 फरवरी मार्च 2002 के महीनों में गुजरात अपने इतिहास में सबसे उग्र सांप्रदायिक दंगों में से एक का साक्षी रहा। दंगों का आरंभ गोधरा के स्टेशन पर घटी उस घटना से हुआ, जिसमें अयोध्या से कार सेवकों को लेकर आ रही रेलगाड़ी की एक बोगी को आग लगा दी गई थी। इस आगजनी को मुसलमानों की साजिश मानकर गुजरात के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा आरंभ हुई। यह गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमानों एवं 254 हिंदुओं की बहरहमी से हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को नियंत्रित करने, पीड़ितों को राहत प्रदान करने और इस हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में गुजरात सरकार की भूमिका की आलोचना की। गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी मशीनरी भी सांप्रदायिक उन्माद के प्रभाव में आ सकती है। तो यह था भारत की आजादी के बाद का 5वां अध्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट। इसके आगे और भारत की आजादी के बाद का भारत देखने के लिए अभी इस चैनल को उस रेड बटन को दबाकर बेल आइकन को हिलाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 6वें अध्याय में हम देखेंगे भारत में क्षेत्रीय असंतोष,
और इसका समाधान। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसा ही एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।